चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन अ लोकेलिटी। तो चलो 3 हाउसेस हैं, मान लो वो H1 है, H2 है और H3 है। 3 पर्सन्स हैं, P1, P2, P3। Apply for the houses. Each applies for one house without consulting others. The probability that all the 3 apply for the same house. तो अब इसके लिए हम लोग ये कहेंगे required probability is equal to देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। पहला पर्सन 3 हाउस में से किसी में भी अप्लाई कर सकता है। कितने ऑप्शंस हुए? 3। सेकेंड पर्सन भी तीनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकता है। थर्ड वाला भी किसी में भी अप्लाई कर सकता है। तो अब इन्होंने बोला है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस। तो देखो इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे भाई? या तो तीनों पर्सन्स H1 में अप्लाई करें, या तीनों H2 में अप्लाई करें, या फिर तीनों H3 में अप्लाई करें। कितने ऑप्शंस हुए? 3। तो आंसर कितना हो गया? 1/9। 1/9 मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है। अ लोकल पोस्ट ऑफिस इज टू सेंड M टेलीग्राम्स। टोटल कितने टेलीग्राम्स हैं? M टेलीग्राम्स। मान लो ये है T1, T2, ऐसे चलते चलते कितने हैं? TM। टोटल M टेलीग्राम्स हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम ओवर N कम्युनिकेशन चैनल्स। तो मान लो कम्युनिकेशन चैनल है C1, C2 सोन अप टू CN। ये बोला हुआ है कि N जो है M से ग्रेटर है। ठीक है। ईच टेलीग्राम इज सेंड ओवर एनी चैनल विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। चांस दैट नॉट मोर देन 1 टेलीग्राम विल बी सेंड ओवर ईच चैनल इज। तो हम लोग ये कहेंगे इस वाले केस में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे भाई? T1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं? कैपिटल N। T2 के लिए कितने ऑप्शन हैं? कैपिटल N। तो कैपिटल N इंटू कैपिटल N इंटू कैपिटल N कितने हो जाएंगे? M टाइम्स, मतलब कैपिटल N टू द पावर कैपिटल M हो जाएगा। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब इन्होंने बोला है कि चांस दैट नॉट मोर देन 1 टेलीग्राम विल बी सेंड ओवर ईच चैनल। मतलब एक चैनल पे एक ही टेलीग्राम भेजना है। तो अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास टोटल N चैनल्स हैं, तो N में से कोई भी M चैनल सेलेक्ट कर लो और इन हर एक में एक एक टेलीग्राम भेजना है। तो इनको वहाँ अरेंज कर दो। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल M वेज। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए इज राइट, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दिया जाए। बोल रहे हैं अ कार इज पार्क्ड बाय एन ओनर इन अ पार्किंग लॉट ऑफ 25 कार्स। तो पार्किंग लॉट्स कितने हैं? 25। मान लो ये P1 पार्किंग है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ऐसे चलते जाओ। P5 टोटल कितने पार्किंग लॉट्स हैं? 25 पार्किंग लॉट्स हैं, करेक्ट। इंक्लूडिंग हिज कार नॉट एट आइदर एंड। तो उसने भी कहीं तो पार्क किया होगा। सपोज कहीं उसने पार्क किया हुआ, सपोज यहाँ पे उसकी कार पार्क्ड है, ठीक है ना। P4 में उसकी कार पार्क्ड है। ऑन हिज रिटर्न ही फाइंड्स दैट एग्जैक्टली 15 प्लेस्ड आर स्टिल ऑक्यूपाइड। तो 15 प्लेस्ड अभी भी ऑक्यूपाई हैं। इसका मतलब वैकेंट कितने हुए? 10 वैकेंट है, 10 एम्प्टी प्लेसेस हैं अभी, ठीक है ना। 15 प्लेस आर स्टिल ऑक्यूपाइड। तो 15 मतलब 15 में एक कार उसकी भी होगी, वो वाला प्लेस भी ऑक्यूपाइड है। बाकी 10 एम्प्टी है, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नेबरिंग प्लेसेस आर एम्प्टी। तो बोथ द नेबरिंग प्लेसेस आर एम्प्टी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि P3 और P5 एम्प्टी हों, ये दोनों एम्प्टी हों। तो अब देखो हम लोग ये कहेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब हम ये देखेंगे
कितने तरीके से 10 प्लेसेस एम्प्टी हो सकते हैं। तो देखो अब P4 में तो उसकी खुद की पार्किंग है, तो बाकी कितने लॉट्स बचे, कितने पार्किंग स्लॉट्स बचे हुए, 24। तो 24 में से कोई भी 10 प्लेसेस एम्प्टी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो टोटल वेज हो गए एम्प्टी होने के। P4 में तो उसकी खुद की पार्किंग है, तो बाकी जो अपने पास 24 पार्किंग स्लॉट्स हैं उसमें से कोई भी 10 एम्प्टी हो जाए। अब इन्होंने कहा है कि P3 और P5 भी एम्प्टी हो, P3 और P5 एम्प्टी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो अब ये तीनों एक तरह से ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। P3 और P5 को एम्प्टी करना ही करना, तो बाकी 8 और एम्प्टी हो जाएं, ठीक है ना। तो बाकी बचे हुए कितने होंगे, ये 3 हटा दो, तो 25 में से अगर 3 हटा देंगे तो 22 बचे हुए। 22 में कोई भी 8 खाली हो जाए, है ना, कोई भी 8 एम्प्टी हो, मतलब P3 P5 एम्प्टी कंफर्म कर दिया हमने। तो बाकी 8 पार्किंग स्लॉट्स और खाली हों, कितने में से, 22 में से। तो ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 22C8, और नीचे देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 24/10 इंटू 23/9 इंटू 22/22C8, ये बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ये देखो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 23। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो इससे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करो, ये 3 आ जाएगा। ये कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 12। 5 से और कैंसिल कर देते हैं, नहीं 2 से और कैंसिल कर दो तो ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। कितना हो गया, 2 से और कैंसिल किया तो ये 6 हो गया। एक 3 और कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। कुछ गड़बड़ लग रहा है, दोबारा से देखो जरा इसमें किससे कैंसिल किया अपन ने, अभी 3 से कैंसिल कर रहे हैं, तो 3 24 10, ठीक है। 3 से कैंसिल किया तो ये 3 3 जा, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, सॉरी है ना, 8 आएगा। अब 2 से और कैंसिल करो तो ये 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 92। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं, अ 2n डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद 2। तो 2n डिजिट नंबर है, और ये भी क्लियर बोला हुआ है कि किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जा रहा है। टोटल ये फर्स्ट प्लेस है, सेकेंड प्लेस है, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, एंड सो ऑन अप टू 2n प्लेस। तो ये तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि स्टार्टिंग जो है वो किससे हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट मतलब पहली वाली पोजीशन तो कंफर्म्ड है, यहाँ 2 ही फिल करना है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, स्टार्ट्स विथ 2 एंड ऑल डिजिट्स आर प्राइम। अब सिंगल डिजिट प्राइम कौन कौन सा होगा, 2 होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ठीक। चलो अब देखो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ ऑल 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स ऑफ द नंबर इज प्राइम। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, टोटल कितने वेज हो जाएंगे। टोटल देखो, अब इसको फिल करने के टोटल वेज कितने हुए, इसको फिल करने के 4 वेज, 2 3 5 7, किसी से भी फिल कर दो, 4 वेज इसके हुए, इसके भी 4 वेज हुए, इसके भी 4 वेज हुए, एंड सो ऑन। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। इसका मतलब 4 पावर कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फेवरेबल निकालते हैं। फेवरेबल कैसे निकालेंगे, अब देखो स्टार्टिंग में अगर 2 फिल कर दिया है, स्टार्टिंग में अगर 2 फिल कर दिया है तो कंफर्म है, स्टार्टिंग में 2 फिल किया है, तो अगर यहाँ पे पहले प्लेस पे 2 फिल किया है तो अगले पे देखो अब क्या 3 फिल कर सकते हैं क्या, 3 2 5 सही है, 3 फिल कर दो। मतलब 2 और 3 का सम जो है वो जो भी आएगा वो प्राइम होना चाहिए। 3 लोगे तो 3 और 2 5 हो गया, और 5 लोगे तब भी काम चल जाएगा। 2 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 + 2 4 हो जाएगा, 7 भी नहीं फिल कर पाओगे।
तो 3 2 कितने वेज हो गए इसको फिल करने के? 2 वेज। सही है ना, इसको फिल करने के 2 वेज। अब अगर हमने यहाँ 3 फिल किया तो 3 के साथ में फिर 2 ही फिल कर पाओगे, क्योंकि 3 के साथ ना 5 फिल कर पाओगे अगला, और ना ही 7, क्योंकि दोनों ही केस में सम जो है प्राइम नहीं रहेगा। तो इसको फिल करने के फिर 1 वेज है, मतलब चाहे ये केस होगा तब भी 2 फिल करना होगा, ये केस होगा तब भी 2 फिल करना होगा। इस मतलब इसको फिल करने का 1 वे। फिर वही चीज़ हो गई, देखो अब यहाँ पे 2 है तो अगले वाले में 3 या 5 फिल कर पाओगे, तो 2 वेज। फिर अगले में फिर 1 वे, फिर 2 वेज, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना। तो अब टोटल कितने हो गए देखो, इवन वाले प्लेसेस 2 वेज से फिल कर सकते हैं, ऑड वाले प्लेसेस जैसे थर्ड है, फिफ्थ है, इनको 1 वेज से। तो ऐसे कितने हो गए, 2 × 2 × 2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम। तो कितना हो गया ये, 2⁻n। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक नीचे से 4 तो ऊपर चला जाएगा, बाकी है 2⁻n, और नीचे बन जाएगा 2² मीन्स 2⁻4n, मीन्स दिस कम्स आउट टू बी 4 × 2⁻³ विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। वैसे ऑप्शंस बहुत ही फालतू दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी सब जो वैल्यू हैं 1 से बड़े हैं, इसलिए वैसे ही आंसर लगा दोगे बी ऑप्शन करेक्ट। चलो खैर, है ना, एग्जाम में आएगा तो ऑप्शंस सब 1 से छोटे ही दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सम देखो, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ हेड एंड टेल लुक्स द सेम व्हेन व्यूड फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड। इसका मतलब मिडिल के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। तो टोटल कितने प्लेसेस हैं? 8 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, बस यहीं तक फिल करना है, ये हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। सही ना। तो अभी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से लिख सकते हो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज, हेड टेल, तो 2 × 2 × 2 हाउ मेनी टाइम्स? 2⁻8। सही है ना। कुछ भी आ जाए, हेड आया टेल आया, इसमें हेड आया या टेल आया, अगले वाले थ्रो में हेड आया टेल आया, तो टोटल 2⁻8 आउटकम्स होंगे। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? इनको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ जो भी आ रहे हैं वही फिर रिवर्स में यहाँ पे आ जाएं। इसका मतलब इसको यहाँ पे आने के 2 वेज। ठीक है ना, यहाँ पे हेड या टेल आया 2 वेज, अगले वाले में हेड या टेल आया 2 वेज, इस फोर्थ वाले पोजीशन पे हेड या टेल आया 2 वेज। अब यहाँ पे वही आना है जो यहाँ पे आया हो, तो 1 वे। बाकी यहाँ पे वही आना है जो यहाँ पे आया हो, 1 वे। सही है ना। मतलब बाकी जो चारों पोजीशन है उनके लिए 1 वे, क्योंकि रिपीट कराना है, जो स्टार्टिंग में 4 आए उसी से मैच करते हुए। तो हो गया 2⁻4 और नीचे 2⁻8, तो 1/2/4 दैट इज 1/16। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज राइट। करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला हुआ, अ रेगुलर ऑक्टागन, इन अ रेगुलर ऑक्टागन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डायगोनल्स चूजन एट रैंडम विल इंटरसेक्ट इनसाइड द पॉलीगन। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालें। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू, डेकागन है ना, 10c2, 10 में से कोई भी 2 वर्टिसेस सिलेक्ट करो, माइनस ये टोटल लाइंस हो गई, उसमें से 10 साइड्स हटा दो, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए। ये कितना हुआ? 45, 10 × 9/2, 45 मीनस 35 हो गया ये। ठीक है ना। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, जब हम कोई भी, ये डेकागन है, रेगुलर डेकागन है, ठीक है ना, रफली बना देते हैं, ऐसा रेगुलर डेकागन होगा कुछ। ठीक है। ठीक है, अब देखो रेगुलर डेकागन जो बनाएंगे हम, 10 साइड्स होंगे टोटल। उतना सही नहीं बनाया डायग्राम पे, वैसे नहीं जाना है अपने को।
रेगुलर डेकागन है। देखो अगर हमने इसमें कोई भी 4 वर्टिसेस सिलेक्ट किए, ध्यान देना, मान लो ये 4 वर्टिसेस सिलेक्ट किए, तो इससे जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ध्यान देना, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसके अगर डायगोनल सिलेक्ट करोगे, इसके अगर डायगोनल सिलेक्ट करोगे तो डायगोनल जो है डेफिनेटली कहाँ पे मीट करेंगे, कोई भी दो ये दो डायगोनल ही बनेंगे। मतलब ये दोनों सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, पहले तो कोई भी दो डायगोनल सिलेक्ट करें, टोटल 35 डायगोनल से 35 में कोई भी दो डायगोनल सिलेक्ट करो, वो कहीं भी मीट कर सकते हैं, इनसाइड या आउटसाइड, ठीक है ना। अब इनसाइड मीट करें उसके लिए हम 4 वर्टिसेस सिलेक्ट कर लेते हैं, उससे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो 10 में से कोई भी 4 वर्टिसेस सिलेक्ट कर लो और हर एक ये जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ही पॉइंट मिलेगा। मतलब ये दो डायगोनल सिलेक्ट करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा जो अंदर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 10C4, इतने पॉइंट्स होंगे, मतलब जो डायगोनल दो सिलेक्ट करोगे वो अंदर इंटरसेक्ट करेंगे। तो टोटल कितना हो गया ये 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको लिखो 35 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो ये अपने पास आ जाएगा 6/17। तो ये ए ऑप्शन मैच कर जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, 7 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 अप टू 9 आर रिटेन इन रैंडम ऑर्डर, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इज p/q। अब देखो हैं तो टोटल 9 डिजिट्स, उसमें से 7 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 2 डिजिट इसमें से हटाना है, ठीक है, 2 डिजिट्स इसमें से हटाना है। बाकी जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है 9 से डिविजिबल होगा, तभी ओवरऑल नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी है p/q। तो देखो बिल्कुल आसानी से हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज भाई इनसे हम लोग क्या है रैंडम ऑर्डर में अरेंज करना है 7 डिजिट्स को, तो 9p7 यही लिखेंगे, 9 में से 7 को अरेंज करना है रैंडम ऑर्डर में, 9p7 हो गया। अब क्या करना है इसमें, ये बोलना था प्रोबेबिलिटी दैट दिस 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, 7 डिजिट नंबर 9 से डिविजिबल हो। तो अभी देखो इन सबका सम देखें, 1 + 2 + 3 अप टू 9, इसका सम कितना आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 45, जो कि 9 से डिविजिबल है, करेक्ट। अब हमें दो नंबर्स हटाने हैं, तो इस तरह से दो नंबर्स हटाएंगे जिससे सम जो है 9 का मल्टीपल रहे। तो एक बार हम ये कहते हैं कि जो दो, या हम ये कहें जो दो नंबर हटा रहे हैं और उनका सम 9 का मल्टीपल हो, 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। तो एक बार हम 9 हटाते हैं, मतलब 9 हटा दें तो बाकी का सम कितना आएगा 36, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 दो नंबर हटाने जिनका सम 9 हो, तो ऐसे क्या क्या ले सकते हैं, दो नंबर हटाएं जिनका सम 9 हो, तो ऐसा हो सकता है 18, सही है ना, 2 2 7 3 6 और 4 5, बस। तो ये दो नंबर्स हम सिलेक्ट, ये दो नंबर्स हटा दें, या तो 18 हटाएं या 27 हटाएं या 36 हटाएं या 45 हटाएं। कितने केस हुए 4, इनटू बाकी जो 7 डिजिट्स हैं उनको यहाँ अरेंज कर दो, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 7 वेज। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 7 फैक्टोरियल लिखा रहने तो नीचे है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 - 7, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 4 इंटू 2 और 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 9 इंटू 8, तो ये भी कैंसिल हो गया। वैल्यू कितनी आ गई 1/9,
और ये इन्होंने p बाई क्यू बोला हुआ है, p बाई क्यू. सो नाउ वी हैव टू फाइंड p प्लस क्यू. व्हाट इज p प्लस क्यू? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10. तो आंसर हो गया इसका 10. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में. क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22. A mapping is selected at random from all the functional mappings defined on set A consisting of 3 distinct elements. On A बोला वो मतलब A to A मैपिंग्स बनानी है, वो भी फंक्शनल मैपिंग होनी चाहिए. ठीक है, ये A है और ये भी A है. मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं x, y और z. वही एलिमेंट्स यहाँ भी हैं x, y, z डिस्टिंक्ट है लेकिन. ठीक है, फंक्शनल मैपिंग बोल रहे हैं. ए टू ए ये फंक्शनल मैपिंग डिफाइन करना है. प्रोबेबिलिटी दैट द मैपिंग सिलेक्टेड इज 1 to 1. मैपिंग सिलेक्टेड इज 1 to 1. तो अब ये 1 to 1 हो तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी अपने पास. टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे यहाँ से? फंक्शनल मैपिंग कितनी होंगी? x के लिए 3 ऑप्शन, y के लिए भी 3 ऑप्शन, z के लिए भी 3 ऑप्शन. तो 3 × 3 × 3 इतने तो टोटल मैपिंग्स बनेंगी फंक्शनल मैपिंग. अब इसमें इन्होंने बोला है कि ये फंक्शनल मैपिंग 1 to 1 हो. 1 to 1 हो इसका मतलब अब ये 3 को इन 3 में अरेंज करना है. ठीक है ना. या हम ये कहें x के लिए कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन. y के लिए कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन. और z के लिए फिर 1 ऑप्शन. बस ठीक है, कैंसिल कर दो. ये कैंसिल हो गया. ये हमारे पास कितना आ गया? 2/9. और ये इन्होंने बोला है p बाई क्यू. सो नाउ वी हैव टू फाइंड p प्लस क्यू. व्हाट इज p प्लस क्यू? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 11. p प्लस क्यू हो गया 11. ये आंसर हो गया इसका. क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 में. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 है. देयर इज अ 3 वॉल्यूम डिक्शनरी among 40 books arranged on a shelf in random order. Then the reciprocal of the probability of these volumes standing in increasing order from left to right. तो पहले तो मान लेते हैं ये प्रोबेबिलिटी p है. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज p, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? भाई टोटल 40 बुक्स हैं, उनको अरेंज कर दो. दैट कैन बी डन बाई 40 फैक्टोरियल. अब इन्होंने कहा है जैसे वॉल्यूम है v1, v2 और v3, तो ये इसी ऑर्डर में आए. अगर ये इसी ऑर्डर में आए इसका मतलब ये तीनों आइडेंटिकल का काम करेंगे, क्योंकि इनको आपस में अरेंज नहीं कर सकते. v1, v2 और v3 को आपस में अरेंज नहीं कर सकते. तो हम तीनों को v और v ले लेंगे. और अब 3 ये हो गए और बाकी 37 हो गए. इनको अरेंज करोगे. दैट कैन बी डन बाई 40 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 आइडेंटिकल हैं तो 3 फैक्टोरियल ये हो गए. और उसके बाद ऑब्वियसली जहाँ पे पहला वी आ रहा होगा उसको v1 बोलेंगे, जो दूसरा वी आ रहा है उसको v2 बोलेंगे, और ये तीसरा वी आ रहा होगा उसको v3 बोलेंगे. तो दैट कैन बी डन बाई 1 वे. तो ये आंसर हो गया अपना 1/6. तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए 1/p, दैट इज इक्वल टू 6. 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 पे. क्वेश्चन नंबर 24. 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 24. देखो क्या है इसमें. इसमें बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट 4th पावर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड्स इन द डिजिट लेमडा इज p ऑफ लेमडा. ठीक है, तो पहले तो ये देखो, जो भी हम नंबर लेंगे उसके यूनिट प्लेस में या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या फिर 9 होगा. अब चलो समझो इसमें. अब समझना ये है कि देखो, जब हम इस पे पावर 4 लेंगे तो इसके यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा. इस पे पावर 4 लेंगे तो 1 ही आएगा यूनिट प्लेस में. इस पे पावर 4 लेंगे तो यूनिट प्लेस में 6 आएगा. इस पे पावर लेंगे तो 3 3 जा 9, 9 × 9 81, 1 आएगा यूनिट प्लेस में. इस पे लेंगे तो 4 4 जा 16,
6 ही आएगा। फिर इस पे पावर 4 लेंगे तो यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। इस पे लेंगे तो 6 पे कितनी भी पावर लेंगे यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। 7 पे लेंगे तो 7 इंटू 7 49, फिर 9 इंटू 9 1 आएगा फिर, ठीक है ना। 8 पे पावर 4 लेंगे तो 8 8 जा 64, 4 4 6 आएगा। और 9 पे लेंगे तो 9 9 जा 81, 1 आएगा यूनिट प्लेस में, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ तो ये 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें से टोटल कितने हैं, ये 10 है। टोटल ऑब्वियसली 10 पॉसिबिलिटीज ही हैं, जिसमें एक बार 0 आएगा, 3 केसेस में 4 केसेस में 1 आएगा, 4 केसेस में 6 आएगा और एक केस में 5 आएगा। सही है। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि यूनिट प्लेस में 6 आए, तो टोटल तो 10 हो गए और 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4/10 हो गया। सही है ना। तो ए ऑप्शन सही हो गया, करेक्ट, ए ऑप्शन इज राइट। अच्छा, पी ऑफ 1 बताना है कि यूनिट प्लेस में 1 आए, तो 1 आने के लिए 1 2 3 4 4 फेवरेबल वेज हो गए, टोटल तो 10 है, तो ये भी बी ऑप्शन भी सही हो गया। इसके बाद आते हैं पी ऑफ 5 निकालना है, मतलब यूनिट प्लेस में 5 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5 तो एक ही केस में है, टोटल 10 केसेस हैं। तो ये वाला भी सही हो गया, सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। पी ऑफ 0 निकालना है, तो 0 वाला भी एक ही केस है, टोटल 10 है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही हो गया। सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें वैसे पूछा नहीं गया है, अगर ये पूछा जाता बताओ पी ऑफ 2 कितना है, या पी ऑफ 3 कितना है, या पी ऑफ 3 के बाद 4 कितना आएगा, या पी ऑफ 5 तो हो ही गया, पी ऑफ 6 हो गया, पी ऑफ 7 बोला जाता, या फिर पी ऑफ 8 बोला जाता, या फिर पी ऑफ 9 बोला जाता, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 0 आता है ना। ये कितना आता, 0 आता, क्योंकि किसी भी केस में यूनिट प्लेस में पावर 4 पे ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 4, ना 7, ना 8 और ना ही 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या है, बोल रहे लेट एक्स बी द सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो एक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, A1 A2 अप टू एन एलिमेंट्स हैं ये। इफ 2 सबसेट्स ए एंड बी ऑफ एक्स आर पिक्ड एट रैंडम, तो 2 सबसेट बना रहे हैं, एक ये ए बनाया और एक ये बी बनाया, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज, बताओ कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। देखो एक एलिमेंट लिया A1, या तो उसको ए में डालोगे केवल, या फिर बी में केवल डालोगे, या ए और बी दोनों में डालोगे, या दोनों में से किसी में नहीं डालोगे। तो A1 के लिए 4 ऑप्शन, इसी तरह से A2 के लिए 4 ऑप्शन, सॉन AN के लिए भी 4 ऑप्शन, तो 4 पावर n हो जाएगा, करेक्ट। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। इतने तरीके से डिफरेंट सेट्स ए और बी हम बना सकते हैं। अब इन्होंने ये बोला है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लो कि आर एलिमेंट्स हैं, दोनों में आर एलिमेंट है, तो एन में से कोई आर एलिमेंट सिलेक्ट करोगे वो ए में डाल दोगे। इसी तरह से बी में भी आर एलिमेंट चाहिए, तो एन में से कोई भी आर एलिमेंट सिलेक्ट करोगे वो बी में डाल दोगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऐसे कितने हो जाएंगे, अब या तो R0 होगा या 1 होगा, मतलब या तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या फिर एक एलिमेंट कॉमन है, या 2 एलिमेंट्स कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो दोनों में एक भी एलिमेंट नहीं है, या फिर दोनों में एक एक एलिमेंट है, या फिर दोनों में 2 2 एलिमेंट है, सोन, या फिर दोनों में n एलिमेंट्स है। तो n = R = 0 to n, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया NCR, मतलब CR², जिसका डायरेक्ट रिजल्ट अपने को पता ही है 2NCN होता है।
तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो गए 2n/Cn। ठीक है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4n। तो एक तो ऑप्शन ए सही हो गया, सही है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन ओके कर दो। ए ऑप्शन के बाद अब देखो, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू, ये है 1 2n, पहले तो ऐसे लिख लो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, भाई ये जो 4 पावर n है ये 2 पावर 2n लिख सकते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 पावर 2n हो गया ये। ठीक है, ये हो गया n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और ये 4 पावर n को कितना लिख सकते हैं, 2 पावर 2n, मतलब 2 पावर n इंटू 2 पावर n लिख सकते हैं हम लोग, सही है, 2 पावर 2n। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, चलते जाओ कहाँ तक जाएंगे, 2n-1 इंटू 2n तक, सही है, होल डिवाइडेड बाई, नीचे देखो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल को लिख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, ये लिख दो, और इस सब में 2 दे दो इसमें, सही है ना, तो बल्कि ये जो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n लिखा हुआ है, हर एक में ये 2 पावर n मतलब 2n टाइम से इसके साथ लिख दो, तो 1 को लिख देते हैं 2, फिर आएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर 3 फैक्टोरियल n वाले में से 3 आएगा, फिर एक 2 दे देंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में आएगा n, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, हर एक में 2 दे दिया तो लास्ट वाला 2n बन गया। बाकी एक n फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देते हैं, एक 2 पावर n ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो इसमें ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 इससे गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद 4 वाला गया, फिर 6 वाला जाएगा, ऐसे ही 2n वाला जाएगा, तो ऊपर क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा न्यूमरेटर में हमारे पास आया 1 इंटू 3 इंटू 5, चलते जाओ कहाँ तक, 2n-1 तक, सही है, 2n-1 तक, होल डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आया, यह है 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, करेक्ट। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही हो गया, तो इसके 2 ऑप्शन सही हो गए, एक ए ऑप्शन सही हो गया और एक सी ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में, स्टूडेंट हैज टू मैच 3 हिस्टोरिकल इवेंट्स, दैट इज दांडी मार्च, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड महात्मा गांधी असैसिनेशन, ठीक है, और इनको मैच कराना है किससे, 1948, 1930 और 1942, एंड ईच इवेंट हैपन इन डिफरेंट ईयर्स, तो इनको मैच कराना है इनसे सारे डिफरेंट ईयर्स में, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि दांडी मार्च वाला सब और क्विट इंडिया मूवमेंट सबको एक ही से कनेक्ट कर दो, ऐसा नहीं, सबको अलग अलग से कनेक्ट करना है, मतलब 1 to 1 मैचिंग है ये, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या बोला हुआ है, द स्टूडेंट हैज़ नो नॉलेज ऑफ करेक्ट आंसर एंड डिसाइड्स टू मैच द इवेंट्स एंड ईयर्स रैंडमली, ठीक है, रैंडमली मैच करा रहे। अब इन्होंने बोला है ई आई जो है I0 to 3 डिनोट द इवेंट दैट द स्टूडेंट गेट्स एग्जैक्टली आई करेक्ट आंसर, देन, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं P ऑफ E0, प्रोबेबिलिटी ऑफ E0, राइट, मतलब एक भी करेक्ट ना हो, सारे के सारे गलत हों, इसका मतलब पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज इनको यहाँ अरेंज करोगे, दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल 3 वेज, ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। फेवरेबल कि एक भी सही ना हो, मतलब सारे गलत हो जाएं। अब अगर सारे गलत हैं तो इसका मतलब तीनों को डी अरेंज करना है, डी अरेंज मतलब D3 निकालना है, D3 फार्मूले से निकालोगे तो 2 आएगा, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 1/3। डी अरेंजमेंट का फार्मूला लगाइए, D3 कितना आता है, 2 आता है, तो 2/6 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। भाई D3 के बाद अब हम बात करते हैं P ऑफ E1, मतलब एग्जैक्टली 1 सही हो, एग्जैक्टली 1 सही। डी अरेंजमेंट का फार्मूला है ना अपने पास, DN कितना होता है, DN इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू
1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू, सॉरी ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, सोन प्लस माइनस 1 टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। ठीक है ना, इसी से निकाला है हमने d3। ऐसे d2 निकाल लेंगे, d1 निकालने की जरूरत पड़ेगी तो अभी देखो जरूरत तो पड़ेगी इसमें। p ऑफ e1 एग्जैक्टली 8 सही हो तो नीचे तो 3 फैक्टोरियल आ गया, एग्जैक्टली 1 सही हो मतलब 3 में से 1 सिलेक्ट करो। ठीक है ना, वो सही कर दो, सही करने का 1 वे, बाकी 2 गलत करने। तो 2 का डी-अरेंज मतलब d2 लिखना है। d2 कितना होगा, d2 तो 1 ही आएगा। सही है, d2 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, 3/6, 1/2 हो गया ये। करेक्ट। p ऑफ e2 निकाल लेते हैं। p ऑफ e2 देखो कितना आएगा, p ऑफ e2 इज इक्वल टू, अब 2 एग्जैक्टली 2 सही हो तो 3 फैक्टोरियल तो टोटल हो गया, एग्जैक्टली 2 सही हो मतलब 3 में से 2 सिलेक्ट किया और उसको सही में प्लेस कर दिया, दैट इज 1 वे। और बाकी एक को गलत करना है, एक को गलत करने का 0 वे। सही है, तो ये कितना हो गया, ये तो 0 ही आ गया। अब p ऑफ e3 निकाल लेते हैं। p ऑफ e3 देखो कितना आएगा, p ऑफ e3 इज इक्वल टू टोटल फैक्टोरियल 3, सारे के सारे सही हो, सारे के सारे सही हो ऐसा तो 1 वे हो केवल, तो ये हो गया 1/6। चलो सारे आ गए अपने पास। चलो अब निकालते हैं इसमें हम पहला ऑप्शन। देखो फर्स्ट ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन चेक करें। ए ऑप्शन के लिए हमें लिखना है p ऑफ e0। p ऑफ e0 कितना है, p ऑफ e0 1/3 प्लस p ऑफ e3 कितना है 1/6 इज इक्वल टू p ऑफ e1 1/2। सही है, ये बिल्कुल सही है। इसको हम लिख देंगे 2/6, तो 3/6 1/2 सही हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी देखते हैं। बी के लिए देख रहे हैं p ऑफ e0 दैट इज 1/3 इंटू p ऑफ e1 दैट इज 1/2, p ऑफ e3 1/6, ये भी सही है, इसको भी ओके कर दो। अब हम इसमें सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन देखो, अब सी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि E0 इंटरसेक्शन E1, इसका मतलब एक भी सही ना हो और एग्जैक्टली एक सही हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। और P ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी भी 0 है, इसका मतलब ये भी सही हो गया। डी वाला चेक कर लो भाई, डी वाला देखते हैं। डी में P ऑफ E0, P ऑफ E0 कितना है अपना 1/3 है, 1/3 लिख दो, प्लस P ऑफ E1 1/2 है, P ऑफ E3 1/6 है। क्या ये 1 आएगा क्या, देख लेते हैं। एल्सियम लोगे 6, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और ये 1 है, कितना हो गया 3 2 5 1 6/6, 1 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन भी सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है अपने को। ठीक है, 3/3 का। चलो अब देखें इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर्म यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ये 3 ही एलिमेंट है इस सेट में, इन्हीं को यूज करना है। तो ए ऑप्शन चेक किया जाए। ए के लिए क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल है तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। टोटल तो हर एक केस में सेम ही होगा। टोटल भाई हर एक एलिमेंट के लिए कितने कितने ऑप्शंस हैं, 3 कोई भी फिल करो अभी फिलहाल तो टोटल के लिए। तो 3 टू द पावर 9 ये तो आना ही है। अब इन्होंने बोला है कि गेटिंग ए मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिकल। अब देखो सिमेट्रिकल अगर है तो सिमेट्रिकल के लिए भाई ऐसा है, यहाँ तो कुछ भी फिल कर दो, यहाँ कुछ भी फिल कर दो, यहाँ भी कुछ भी फिल कर दो, तो 3/3 तो ये हो गया। अब सिमेट्रिकल चाहिए तो जो यहाँ फिल करोगे, ठीक है ना, वही चीज़ हमें यहाँ भी फिल करना होगा। ठीक है, जो यहाँ फिल करोगे वही चीज़ यहाँ फिल करना है, जो यहाँ पे फिल करोगे वही चीज़ यहाँ भी फिल करना है। इसका मतलब इन 3 को फिल करो इंडिपेंडेंटली, मतलब 3 × 3 × 3, बाकी वही चीज़ यहाँ पे कॉपी करना है, तो उसको कॉपी करने का 1 वे है। ठीक, तो कितना आ गया ये 3/6/3/9, 1/3³ हो गया। सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया।
अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल तो नीचे 3 पावर 9 आना ही है। अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मैट्रिक्स विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक जब तुम्हें प्लेस करना है, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ 0 0 और 0 ही फिल करना है। तो इसका फिल करने का वन वे 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1। बाकी देखो स्क्यू सिमेट्रिक तो अगर यहाँ तुमने जो भी फिल किया तो उसका निगेटिव यहाँ फिल करना होगा। तो यहाँ फिल कर दो, तीन में से कोई भी फिल कर दो, 3 वेज। वही चीज़ यहाँ कॉपी करोगे 1 वे, ठीक है ना। फिर इसको फिल करना है, नहीं यहाँ जो फिल किया है उसका निगेटिव यहाँ फिल किया। मतलब अगर यहाँ 2016 फिल किया है तो यहाँ -2016 फिल करोगे। यहाँ अगर 0 फिल किया है तो यहाँ 0 ही फिल करोगे। यहाँ अगर -2016 फिल किया है तो यहाँ +2016 फिल करना होगा, ठीक है। यही चीज़ इसके लिए है, जो यहाँ फिल करोगे तो उसका निगेटिव यहाँ फिल करोगे, तो इसके लिए भी 3 वेज। फिर जो यहाँ फिल करोगे उसका निगेटिव यहाँ फिल करना है तो उसके लिए भी 3 वेज। तो 1/3 पावर 6 हो गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। चलो अब जरा सी वाला पार्ट देखो। सी पार्ट अब देखते हैं हम लोग। सी के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मैट्रिक्स विच हैज़ मैक्सिमम ट्रेस। मैक्सिमम ट्रेस चाहिए हमें। तो देखो जब ट्रेस हमें मैक्सिमम चाहिए तो देखो यहाँ पे और यहाँ कुछ भी फिल कर दो। टोटल तो नीचे 3 पावर 9 था ही, ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 3 पावर 6 कुछ भी फिल करो, हमें तो बस ट्रेस मैक्सिमम चाहिए। तो अगर मैक्सिमम ट्रेस चाहिए, इफ़ वी वांट मैक्सिमम ट्रेस देन वी हैव टू फिल हियर 2016। इसी तरह से हमें फिल करना है यहाँ भी 2016 और यहाँ भी 2016। मतलब 1 वे है केवल, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो कितना हो गया ये? 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाते हैं डी वाले में। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नीचे फिर 3 पावर 9। अब इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मैट्रिक्स हैज़ मिनिमम ट्रेस। अब मिनिमम ट्रेस अगर चाहिए तो यहाँ तो कुछ भी फिल करो, ये 6 प्लेसेस में तो कुछ भी फिल कर दो, वही चीज़ है। तो 3 पावर 6 हो गया। इनटू यहाँ फिल करना है, मिनिमम ट्रेस चाहिए तो यहाँ माइनस वाले ही फिल करने होंगे। इसके लिए भी 1 इंटू 1 इंटू 1 वे, दैट इज़ 1/3 पावर 3। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। ऑल 4 ऑप्शंस आर राइट। डन।